नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने भूस्खलन और इसके प्रभावों को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता। सुन्नी में गौ सदन का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। एम्बुलेंस कर्मियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। कहा 10 सालों से कार्यरत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना नहीं तर्कसंगत। कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पूरे किए 3 साल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जश्न। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे भूस्खलन और इसके प्रभावों को कम करने के लिए विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश में बार बार होने वाले भूस्खलन के कारण जान माल के नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की और इस नुकसान को कम करने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित समाधानों का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेषज्ञों और अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश को भूस्खलन आपदा प्रबंधन के संबंध में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक समय सीमा के अंतर्गत समग्र समाधान प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय विकासात्मक बजट 2022-23 के लिए 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपए का निःशुल्क उपचार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4.69 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने पर 141.71 लाख रुपए व्यय किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से 3200.34 करोड़ रुपए की कुल 769 विधायक प्राथमिकताओं योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार के पहले 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 3,347.20 करोड़ रुपए लागत की 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2,363.80 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा पहले 4 वर्षों के लिए ही 3,183.37 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मंडल को पाइपों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में उपमंडला अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चंडी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया। वहीं नैना देवी जी से विधायक रामलाल ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, विशेषकर जामली गांव, दामी घाटी योजनाओं इत्यादि के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अलीखड़ के तटीयकरण और उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। बजट प्रेपरेशन से पहले करने की एक परंपरा रही है और इसमें माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं उसकी भी बात करते हैं और कुछ एक ऐसे मुद्दों को लेकर के जहां हमको प्लानिंग के साथ आने वाले समय में काम करने के लिए पूरे प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे भी सुझाव यहां पर प्लानिंग की बैठक में आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो फर्स्ट फेज हमारा बैठक का अभी पूरा हुआ, अब इसके बाद सेकंड हाफ की मीटिंग चलेगी। लंबी हुई बैठक वैसे, और हमने किसी विधायक को रोका भी नहीं क्योंकि सबने विस्तार से अपने क्षेत्र की बात कही है। 15 माननीय विधायकों ने अभी तक अपनी बात कही है और इसके पश्चात 5 बजे हमारा दूसरी बैठक का दौर शुरू होगा, वो देर रात तक चलेगा। तो पूरी बात को सुनेंगे और उसके बाद जो भी इसमें सरकार की ओर से करने की बातें होंगी वो करेंगे। महत्वपूर्ण है, देखिए इसी में तय होती है कि आपकी नाबार्ड की स्कीम कौन सी होगी, इसी में तय होती है आपके विधायक प्राथमिकता की स्कीमें क्या होंगी, प्रायोरिटीज क्या होंगी और उसके मुताबिक आगे स्कीमें बन करके तैयार होती हैं। उसके बाद उसके लिए स्वीकृति आती है और उसके बाद पैसा आने के बाद वो काम होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया। इस गौ सदन का निर्माण 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभयारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रथम निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करना और गौ सेवा आयोग का गठन और प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभयारण्यों का निर्माण करना था, ताकि बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि गौ सदनों में विशेषकर सर्दियों में गायों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार गौवंश योजना के तहत राज्य में गौ सदनों को प्रत्येक गाय प्रतिमाह 500 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने लोगों से गौ अभयारण्य और गौ सदनों में योगदान देने के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक निजी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकार की सहायता के बिना कंपनी पीपीपी मोड पर प्रति गौ अभयारण्य लगभग 3000 गायों को आश्रय प्रदान करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिला के कोटला बडोग क्षेत्र में बेसहारा गायों को आश्रय देने के लिए 1.67 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर एक गौ अभयारण्य की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में हांडा कुडी गौ अभयारण्य के निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। 2 करोड़ 22 लाख की लागत से ये गौसदन आपका सुन्नी में बन करके तैयार हुआ है। श्रद्धा का भाव और सेवा का भाव अगर समाज के बीच में अगर आज की तारीख में भी जागृत है, बचा है, तो हमको ऐसे पुण्य के काम में आगे बढ़कर के सहयोग देने के लिए आना चाहिए। और इसलिए मैं सुन्नी के सभी भाई और बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुण्य के काम में आप भी जुड़े। सरकार की ओर से हमने व्यवस्था की है, जितने भी इस प्रकार के गौसदन में हमारी गाय होंगी उनके लिए 500 रुपए देने का प्रावधान ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार में पहली बार हुआ। आप सब लोग इस पवित्र कार्य में जुड़े हैं और इस पवित्र कार्य को हमको आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ाना है। हमारी कोशिश रहेगी
कि 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी जो हमारे निर्माणाधीन गौसदन हैं उनको पूरा कर दिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पशुधन अभी तक भी हमारा सड़कों पर है उसको गौसदन में या गौ सेंचुरी में, और यहां तक कि हम तो कोशिश इस बात के लिए भी कर रहे हैं कि अगर कोई लोग अपने घर में भी उनको आश्रय देना चाहें तो लोग आगे आएं और आगे आकर के उस पवित्र कार्य में अपना हाथ बटाएं, अपना सहयोग दें, उसके लिए भी मैं अपील करना चाहूंगा। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुन्नी में गौसदन में 500 गायों को रखने की क्षमता है और इससे बेसहारा पशुओं के लिए उचित आश्रय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभालने के तुरंत बाद राज्य में बेसहारा गायों को उचित आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक नाचन विनोद कुमार, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा शिमला में, जबकि शिमला जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि मेहता, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, भाजपा नेता डॉक्टर प्रमोद शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सुन्नी में उपस्थित रहे। कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित टीके कोवैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। उधर भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी तमाम मुश्किलों पर विजय प्राप्त करते हुए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद देती है और हमारे वैज्ञानिकों, उद्यमियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के अतुलनीय परिश्रम की सराहना करते हुए उन्हें भी बधाई देती है। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान का भारत में 1 वर्ष पूरा हो चुका है। विश्व की तुलना में भारत में सबसे तेज टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज हमारे देश में 157 करोड़ टीके लग चुके हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से कोविड महामारी के खिलाफ एक जंग लड़ी और आज पूरे देश में ये टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो इसकी सफलता के पीछे हमारी केंद्र में भाजपा सरकार ही है। आज हमारे देश में जिस प्रकार से ये टीकाकरण अभियान को गति मिली है वह पूरा विश्व देख रहा है। आज भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में है। हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों ने 2 टीके बनाए हैं जो WHO ने भी प्रमाणित करे हैं। आज हमने केवल अपनी जनसंख्या को टीके नहीं दिए, अपितु हमने अन्य देशों को भी टीकों की सप्लाई की है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो मर्जी बोले, पर यह केवल मात्र केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कुशल नेतृत्व है जिसके कारण इस प्रकार का टीकाकरण अभियान उत्तम रूप से भारत में चल रहा है। आज 15 से 17 साल के बच्चों को भी ये टीके लग रहे हैं और 10 दिन के अंदर 3 करोड़ टीके उनको लग चुके हैं। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस टीकाकरण अभियान के लिए शुभकामनाएं देता हूं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला विकास योजना के अंतिम प्रारूप पर चर्चा के लिए आयोजित नगर नियोजन विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों के बाद शिमला विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को राहत प्रदान करने और विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए GIS आधारित विकास योजना कार्यान्वित की जाएगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बैठक में शिमला योजना क्षेत्र की विकास योजना के प्रारूप पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रतिभागियों को विकास योजना के प्रारूप की विभिन्न विशेषताओं और प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कुलदीप सिंह राठौर का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी शहरी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए कुलदीप राठौर के सम्मान में सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राठौर ने सभी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का उन्हें दिए गए सहयोग पर आभार जताया। राठौर ने कहा कि गत 3 साल के कार्यकाल में उन्हें जो भी चुनौतियां मिली उन्होंने दृढ़ता से सफलतापूर्वक पार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट और मजबूत है और अगला लक्ष्य शिमला नगर निगम और इसी वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण द्वारा कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलदीप सिंह राठौर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को हिमाचली टोपी और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर केक भी काटा गया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने विचार साझा किए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था और ये 3 वर्ष बहुत संघर्ष के रहे हैं। हमने रात दिन मेहनत की है, संगठन को एकजुट किया है और उसी का नतीजा रहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और अभी जो चुनाव हुए, इन 4 चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसका पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पूर्व जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बराबरी की और 2-2 पे कांग्रेस पार्टी 2 पे जीती, 2 पे भारतीय जनता पार्टी जो है जीती है। इसी तरह से हमारा जो ये कारवां है ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आज मैं ये चाहता था कि हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करें और हमने इसके लिए कांगड़ा में स्थान निश्चित किया था कि हम बहुत बड़ी रैली करेंगे। लेकिन ओमिक्रॉन के आने के बाद जो पाबंदियां लगी, तो हमने ये फैसला किया कि हम जो है ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाएंगे। और आज आपने देखा होगा कि जो हमारी ज़िला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी है, उन्होंने यहाँ पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया है। और मुझे जो है इस कार्यक्रम में जो है सम्मानित जो है हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने किया है, तो मैं आभारी हूँ। और मेरा सभी से यही आज मैंने जो मुखातिब होकर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि हमें एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अभी जो शिमला नगर निगम का चुनाव है उसे पहले लड़ना है, वहाँ जीत हासिल करनी है। और उसके बाद हमारा जो अगला लक्ष्य है वो 2022 में विधानसभा का चुनाव है और निश्चित तौर पे हम ये चुनाव जीतेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने डंगार पंचायत के चौखड़ा क्षेत्र में 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित संपर्क मार्ग, 3 लाख की लागत से तैयार महिला मंडल भवन और 3,50,000 रुपए की लागत से निर्मित युवक मंडल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए की लागत से चैखड़ा धार और आसपास की 5 पंचायतों के लिए पेयजल योजना का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इस योजना को अप्रैल माह में लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने डंगार पंचायत के चौखड़ा क्षेत्र में 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुखराम चंदेल और अन्य ग्रामीणों के घरों तक निर्मित कंक्रीट संपर्क मार्ग, 3 लाख रुपए से रीचा महिला मंडल भवन और 3,50,000 रुपए की लागत से निर्मित प्रेस युवक मंडल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में विकास की गति नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए जहां प्रदेश में कोरोना महामारी से पहले 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, वहां वर्तमान में 48 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रदेश के अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और वर्तमान में 1,000 वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत सतलुज नदी से 53 करोड़ रुपए की लागत से बन रही महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस पेयजल योजना में महरन में 7 लाख लीटर और लदरौर में 4,50,000 लीटर पेयजल टैंकों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इन दोनों टैंकों को आपस में जोड़ने का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरे होने पर क्षेत्र में अनेक पेयजल योजनाओं को भरपूर मात्रा में
पेयजल उपलब्ध होगा और पूरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए की लागत से चैखड़ा धार और आसपास की 5 पंचायतों के लिए पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इस योजना को अप्रैल माह में लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि करलोटी क्षेत्र की 7 पंचायतों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत छंजियार में भंडारण टैंक निर्मित किया जा रहा है। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। पडियाल से लदरौर, लदरौर से जाहू बाया हटवाड़ सड़क उसको बढ़िया कर दिया गया है। इसके अलावा आपकी न्यारी से लेकर कल्लर और प्लासला ढलोए से यहां से ये सड़क गई, इसको बढ़िया सड़क बनाकर दे दिया गया है। इसके अलावा आपकी दाढ़ी दापला वाली सड़क जो है घुमारमी तक उसको अपग्रेड कर दिया है। उधर पनो से अपने घुमानी चौक से लेकर घुमारमी की जो सड़क है वहां रोपड़ टकेड़ा उसका काम जोरों पर चला हुआ, लगभग कंप्लीट होने वाला है। बाड़ा का घाट से लेकर बम वाली सड़क जो है वो भी अपग्रेड कर दी गई है। 1985 में जय बिहारीलाल खाती जी ने बम पुल का शिलान्यास किया था, आज तक वो शिलान्यास ही रहा। आपने आशीर्वाद दिया, आज वो बम का पुल भी बनकर आपको तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी आकर जल्दी उसका भी उद्घाटन करेंगे। हर क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए सच बोलते हैं कि बोलता नहीं। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा नई कंपनी के हाथों में सौंपने के बाद कई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ना निकाला जाए। उधर सोमवार को एम्बुलेंस कर्मी शिमला के पीटर हॉल पहुंचे, जहां विधायक प्राथमिकता की बैठक चल रही थी। एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी आपबीती नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को सुनाई और सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की गुहार लगाई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नई कंपनी द्वारा पिछले 10 सालों से काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एम्बुलेंस कर्मियों को कांग्रेस का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रदेश में कोरोना काल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी और अब सरकार द्वारा इनका संचालन किसी और कंपनी को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी को सभी गाड़ियां और पूरा सेटअप नई कंपनी को दे रही है, तो जो कर्मी पहले से काम कर रहे थे उन्हें ही कंपनी में रखना चाहिए। मुकेश ने कहा कि सरकार कंपनी को पैसे दे रही है, जबकि यही कार्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती थी। उन्होंने कहा कि ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और जो पैसा ठेकेदारों को दिया जाता है उसे सीधे काम करने वाले युवाओं को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को संबंधित कंपनी को तुरंत निर्देश देने चाहिए कि जो कर्मी पहले से ही काम कर रहे हैं उन्हें ही नौकरी पर रखा जाए। वहीं पुलिस के जवानों के मेस में खाना छोड़ने पर भी मुकेश ने निशाना साधा और कहा कि ये सरकार निर्णय लेने में पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पुलिस जवानों ने मेस में खाना छोड़ दिया है और ये सरकार उन जवानों की बर्फ में ड्यूटी लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस जवानों की आवाज तक नहीं सुन रही है। सरकार तुरंत इस मसले का हल करे। पेशेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सेकेंडली, कोरोना के टाइम में जो रोल इन्होंने प्ले किया है उसको देखते हुए इनको सड़क पे करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इतना 2 साल से जो समय चल रहा है, नाजुक समय था, संवेदनशील टाइम था, उस टाइम में इन्होंने गाड़ियों में चले, उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने जो है कोरोना पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और उनके इलाज किए। आज अगर कंपनी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त से बाहर बात है कि आप अगर गाड़ियां हैंडओवर कर रहे हैं तो मैन पावर भी साथ में जाएगी। और वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ये मसला जो है अब इसका वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। जो ठेकेदार के माध्यम से जो सर्विसेज की जा रही है उसमें पैसा सरकार का, बच्चे प्रदेश के, ठेकेदार दलालियां खा रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है पैसा जो है ये खा रहे हैं दलाल लोग जो है। कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा, कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा। इनके नाम बड़े हैं, नाम बड़े लेकिन दर्शन
जो है छोटे जो हैं, और छोटे भी क्या खोटे हैं, ये हाल है कि अब इनको पूरा पैसा सरकार दे, जितना पैसा कोर्ट से रिलीज़ हो रहा है पूरे का पूरा पैसा इनको मिलने का कोई नीति अख्तियार की जानी चाहिए। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों ने शिमला के पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी और सरकार से मामले पर सकारात्मक कदम उठाने की गुहार लगाई। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि बीते 10 साल से वे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में नई कंपनी से करार होने के बाद पुराने कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करना तर्क संगत नहीं है। जिन्होंने पिछले 11 सालों से जो है अपनी सेवाएं दी हैं और इन्होंने कोरोना में जो सबसे बढ़िया जो भयंकर बीमारी थी कोरोना, उसमें इन्होंने जो है आज पूरे के पूरे लोगों ने जो है 5-5, 6-6 बार पॉजिटिव आने के बाद भी अपनी सेवाएं दी है। और आज जो है सरकार के द्वारा जो है नई कंपनी को टेंडर दिया गया है, नई कंपनी ने जो इन सभी लोगों को जो बाहर निकाल दिया है और ये 11 सालों की जो इनकी मेहनत है, 11 साल जो इन्होंने काम किया है उसको दरकिनार करके जो है कंपनी ने नए लोगों को जो है रखने का जो है वो शुरुआत की है और नए लोगों को जो है इस वक्त ऑफर लेटर दिए हैं और ज्वाइनिंग लेटर पूरे हिमाचल में किसी को नहीं दिया है। तो यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी है बात कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके लोग हैं, आपके ही लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं बात करता हूं, अब देखते हैं वो क्या बात करते हैं, मगर हमारे कर्मचारी जो है बिना ज्वाइनिंग लेटर लिए कोई नहीं यहाँ से जाएगा। पूरे हिमाचल के जो लोग, अभी बाकी लोग भी आ जाएंगे, अब ये सभी कर्मचारियों को, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है और उन लोगों ने जो अपना बेस्ट दिया है तो वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये सरकार है, सरकार अगर नहीं सुनती है तो भैया हम जाएंगे किसके पास? न्यायालय से हमारे को मिला हुआ सब कुछ, न्यायालय से जीत के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे को नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? शिमला पुलिस द्वारा नशे के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाने या ओवर स्पीड से हर साल हो रहे सड़क हादसों में वर्ष 2021 में थोड़ी कमी आई है। वर्ष 2019 में शिमला जिले में सड़क हादसे के 514 मामले सामने आए थे। वर्ष 2020 में सड़क हादसे के 401 मामले दर्ज किए गए थे और वर्ष 2021 में जिले में रोड एक्सीडेंट के 371 मामले सामने आए हैं। डीएसपी सिटी मंगत राव ने कहा कि लोगों में जागरूकता के कारण अब धीरे धीरे जिले में एक्सीडेंट केस कम हो रहे हैं। वर्ष 2021 में जो रोड एक्सीडेंट केसेस है वो 2019 और 20 की अपेक्षा काफ़ी कम हुए हैं। 2019 में कुल केसेस रोड एक्सीडेंट के 514 हुए थे, 2020 में 401 केसेस हुए थे और 2021 में जो हमारा लास्ट ईयर, इसमें 371 केसेस जो है रोड एक्सीडेंट के टोटल हुए हैं, जो काफ़ी कमी इसमें जो है पाई गई है। और टोटल डेथ्स में भी लगभग कमी पाई गई है और जो फैटल एक्सीडेंट थे वो भी कम हुए हैं। हमारी जो इंजरीज वाला पार्ट था, इंजरीज भी नेचुरली काफ़ी डिक्रीज हुई है रोड एक्सीडेंट में। 2019 में 847 लोग इंजर्ड हुए थे, 2020 में 773 लोग इंजर्ड हुए थे और 2021 में 579 लोग 579% जो है इंजर्ड हुए थे। तो इससे ये जो 3 साल का जो डाटा है, इससे साफ जाहिर होता है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में रोड एक्सीडेंट काफ़ी कम हुए हैं। इसके पीछे हमारा जो मेन मोटिव रहा डिस्ट्रिक्ट शिमला का और ट्रैफिक पुलिस का, ये एक तो पब्लिक अवेयरनेस का रहा, दूसरा जो ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक अंकुश लगाया गया, काफ़ी ज़्यादा चलान हुए इसके, ओवर स्पीडिंग काफ़ी ज़्यादा कम इसको किया गया और जो जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ थे वहाँ पे होर्डिंग्स लगाए गए, लोगों को अवेयर किया गया और साथ ही साथ वहाँ पे ओवर स्पीड और ड्रंकन जो नाइट टाइम ड्रंकन ड्राइविंग के जो चलान है वो किए गए। इससे जो है ये काफ़ी कमी आई है। दूसरा, थाने में जो है कुछ व्हीकल्स की कमी रहती थी, तो ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलके कुछ एक्स्ट्रा व्हीकल्स ड्यूरिंग एप्पल सीजन लगाए गए थे और अभी ड्यूरिंग स्नो सीजन भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा व्हीकल्स मिले हैं, जिससे हमारी जो पेट्रोलिंग है, हमारी जो गश्त है वो इफेक्टिव हुई है और ये जो हम इस पे जो कामयाब हुए हैं, ताकि हमारे इसी कारण से हमारे रोड एक्सीडेंट जो है काफ़ी कम हुए हैं, इंजरीज भी कम हुई है और डेथ्स
जो वैल्यूएबल डेप्थ होती थी वो भी कम हुई है। ये इसके पीछे जो है हमारा मकसद है आने वाले टाइम 2022 में भी इसको और रिड्यूस किया जाए और कमी लाई जाए ताकि लोगों की जो बहुमूल्य जान है उसको बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा से मुलाकात की और उन्हें एसोसिएशन की ओर से 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जहां लगभग हर विषय पर सरकार द्वारा विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जा रही है, वहीं कंप्यूटर अध्यापकों की नियुक्तियों का कहीं जिक्र तक भी नहीं किया जा रहा, जबकि वर्तमान समय में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सोमवार को कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा से मुलाकात की और उन्हें एसोसिएशन की ओर से 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2017 से लंबित PGT-IP के केस को शीघ्र निपटाने और PGT-IP विषय के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में से 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को हटाने की मांग की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने PGT-IP विषय में नियुक्तियां करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव की शर्त को भी अनिवार्य कर दिया था, जबकि PGT के अन्य विषयों में नियुक्ति के लिए इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि PGT-IP विषय में 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के कारण हिमाचल प्रदेश के लगभग 40,000 कंप्यूटर प्रशिक्षित युवा जिसमें बीटेक, MSc IT जैसे विषयों में उत्तीर्ण छात्र पिछले कई वर्षों से इन नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में PGT-IP के लगभग 850 से अधिक पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में PGT-IP विषय की नियमित नियुक्तियां की गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक ये नियुक्तियां पुनः नहीं की गई, जिसके कारण हजारों बेरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षित युवा इन नियुक्तियों की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2012 से जो हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स के अंदर लेक्चर कंप्यूटर साइंस की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उन नियुक्तियों को किया जाए, क्योंकि 850 से अधिक पद अभी भी इसमें रिक्त चल रहे हैं। कॉलेज कैडर में जो 561 पोस्टें अभी निकली जानी हैं, उसमें हम ये डिमांड करें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक भी पोस्ट का कहीं जिक्र नहीं है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की पोस्टें भी उसमें निकाली जाए। तीसरी जिसमें हमारी डिमांड थी कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, ताकि ये मुख्य शिक्षा का अंग बन सके, क्योंकि आज का युग जो है सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ, तकनीक के साथ अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था जुड़ेगी तो इसके सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले समय के अंदर मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को क्रिएट करने की डिमांड की है, और सबसे महत्वपूर्ण हमने माननीय मंत्री जी से ये भी डिमांड की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर IT सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, IT सेक्टर सेटअप किया जाए, क्योंकि इससे न केवल हमारे प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और इससे इस क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने पंजाब की तर्ज पर 15% बढ़ोतरी के साथ वेतनमान को प्रदेश में लागू करने की मांग की है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात कर वेतन विसंगतियों को लेकर हिमाचल और पंजाब के वेतनमान की तुलनात्मक रिपोर्ट सौंपकर पूरे मामले से अवगत करवाया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा और शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग की अधिसूचना को लागू करने पर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। जहां पूरे देश में कोविड महामारी के कारण आर्थिक तंगी है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी इस आर्थिक मार से उभर नहीं पाया है। ऐसे में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री आवास पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल सरकार द्वारा और पंजाब सरकार द्वारा जारी वेतनमान की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें दोनों राज्यों में दिए जा रहे वेतन में हो रही विसंगतियों पर गहनता से चर्चा की गई।
आज मुख्यमंत्री महोदय को सौंप के उनसे चर्चा भी की और बहुत सार्थक चर्चा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिए गए वेतन के ऊपर की गई है। हमने मांग उस तुलनात्मक रिपोर्ट मांग की है कि जो 15% जो पंजाब ने एक्स्ट्रा दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया, उसको हिमाचल में लागू किया जाए। और एक जो ऑप्शन की डेडलाइन दी है इस महीने 3 फरवरी तक, उसे आगे बढ़ाने का भी हमने आग्रह किया। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको बहुत आश्वासन दिया और इसको जल्द पूरा करने का भी इस पर काम किया जाएगा। शिमला के संजोली वार्ड के नॉर्थ ओक इलाके में भूस्खलन के चलते कई भवनों को खतरा पैदा हो गया है। इनमें से एक भवन का बरामदा तक ढह गया है। अब इस भवन पर भी संकट मंडरा गया है। नगर निगम ने इसे खाली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में साथ लगते अन्य भवनों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए हैं। वहीं निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि जानकारी के अनुसार इस भवन के निचली ओर एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले भवन निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसके लिए पहले खुदाई की गई। गलत तरीके से की गई खुदाई के चलते भूस्खलन हुआ। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की वास्तुकार शाखा की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति को काम रोकने और भूस्खलन रोकने के लिए डंगा लगाने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, नॉर्थ ओक में जो एक बिल्डिंग है जर्जर हालत में नहीं है, नई बिल्डिंग किसी की बनी हुई है, लेकिन जो मकान मालिक है उन्होंने अभी तक मुझे इस बारे में अवगत नहीं कराया। लेकिन मुझे पता चला कि उसके निचली बिल्डिंग उसके साथ ही कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग को खतरा हुआ है। बस तो मैंने एपी ब्रांच के ऑफिसर्स को और जेई को साइट पे भेजा और इवन एक्शन राजेश जी को भी भेजा, तो उन्होंने साइट की इंस्पेक्शन करी है। जो व्यक्ति वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसका जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना की जाए तब तक जब तक ये बिल्डिंग सेफ नहीं होती, और यहाँ तुरंत जो है डंगा लगा दिया जाए और इस बिल्डिंग को सेफ किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि नगर निगम के जो आदेश हुए हैं ज़रूर उसकी पालना हो जाएगी। और जो भवन निर्माण कर रहा है, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आप कृपया ऊपर वाली बिल्डिंग को सेफ करिए, और वहाँ जिस तरह का विभाग ने आपको निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे पहले डंगा लगाइए फिर आगे की कंस्ट्रक्शन करिए, तो उनको तुरंत वहाँ पे डंगा लगाना चाहिए। मैं पर्सनली भी उनसे बात करूँगी जो वहाँ पे मकान बना रहे हैं। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।